हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेड वन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम अपना अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि चेरी ब्लाजम निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? चेरी ब्लाजम निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ने दिया आपका मणिपुर, ऑप्शन बी दिया है मेघालय, ऑप्शन सी दिया है मिजोरम और ऑप्शन डी दिया है नागालैंड। किसकी बात कर रहा है? चेरी ब्लाजम, ये किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ये आपके मणिपुर का। ऑप्शन है हमारा सही आंसर होता है। अगर मणिपुर में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ पर एक आपका लाई हरोवा कहाँ मनाया जाता है? ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। एक आपके चुम्फा, ये सब त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं? ये सब मणिपुर में मनाए जाते हैं। अगर से मेघालय की बात करें, मेघालय में एक है आपका बांग्ला, कुछ बांग्ला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी ये मेघालय में मनाया जाता है। ठीक, एक है नोंगक्रोम, नोंगक्रेम, ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपके बांग्ला में मनाया जाता है। मिजोरम की बात करें, मिजोरम में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? यहाँ पर मनाया जाता है आपका चापचारकूट, चापचारकूट कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका मिजोरम में। ठीक, अगर से नागालैंड की बात करें, यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है हार्नबिल महोत्सव। पूछे कहाँ से मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिल को कब शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तमिल को कब शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? ऑप्शन ए दिया आपका 2005, ऑप्शन बी दिया है 2004, ऑप्शन सी दिया है 2008 और ऑप्शन डी दिया है 2014। अगर हम शास्त्रीय भाषा की बात करें, टोटल भारत में कितने शास्त्रीय भाषा हैं? टोटल कितने शास्त्रीय भाषा आते हैं? टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं। कितने? 6। ठीक, इसमें से कौन कौन से हैं? एक है आपका तमिल, कौन सा? तमिल है। और एक है आपका उड़िया, तमिल हो गया। एक है आपका क्या? तमिल, फिर हो गया आपका उड़िया, तमिल उड़िया हो गया, फिर हो गया आपका संस्कृत, तमिल उड़िया संस्कृत, कन्नड़ है, क्या है? कन्नड़ है, फिर है आपका तेलुगु, कौन सा? तेलुगु, फिर है आपका एक मलयालम। एक यहाँ ये आपके 6 शास्त्रीय आपके भाषा हैं। अगर पूछे तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? दिया गया था आपका 2004 में तमिल को। और उड़िया की बात करें तो इसे 2014 में दिया गया था। कब? 2014 में। 2014 में किसको? उड़िया भाषा को, उड़िया को 2014 में। और संस्कृत की बात करें तो इसे 2005 में। और कन्नड़ को मिला था आपका 2008 में। ठीक, कन्नड़ का मलयालम है आपका 2013 में और तेलुगु है आपका 2008। कन्नड़ और तेलुगु दोनों 2008 हैं और मलयालम की बात करते हैं 2013 में से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। तो सबसे पुराना पूछें, सबसे पुराना कौन सा है? ये आपका है तमिल, जो कि 2004 में दर्जा। और सबसे नया कौन सा नया है? आपका उड़िया, यानी 2014 में से मिला। पूछा तमिल को कब शास्त्रीय भाषा ये मिला था आपको? 2004 में। ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि भूटान की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है? भूटान की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है? ऑप्शन ए दिया है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिया है असम, ऑप्शन सी दिया है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिया है मेघालय। तो भूटान की बात करें तो भूटान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? भारत कितने राज्यों से लगती है? तो भूटान की सीमा जो है ये भारत के 4 राज्यों से लगती है। कितने?
4 राज्यों से लगती है। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक है आपका सिक्किम, कौन सा? सिक्किम है। फिर है आपका पश्चिम बंगाल, सिक्किम पश्चिम बंगाल। फिर है आपका असम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये आपके 4 राज्य हैं जो भूटान को स्पर्श करते हैं, यानी भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक, पूछा किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, किसके साथ? भूटान के साथ। लगती कितने की है? 4 की। कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और पूछा कौन नहीं लगती, तो इसमें कौन सी नहीं लगती? मेघालय जो है कि इसकी सीमा भूटान के साथ सीमा नहीं लगती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? कौन सा? पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिया आपका एटा, जो कि कहाँ पर है? ये आपके यूपी में है। एटा कहाँ पर है? ये यूपी में है। फिर है बलिया, ये भी कहाँ है? यूपी में। आगरा, प्रतापगढ़। ठीक, तो पटना पश्चिम बिहार पूछा है, पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ये आपके एटा में स्थित। कहाँ पर? यूपी के एटा जिले में। ऑप्शन है हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अगर हम बलिया की बात करें, बलिया में कौन सा पश्चिम बिहार है? तो यहाँ पर है आपका सुरहा ताल। सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ है? तो ये आपके बलिया में। आगरा की बात करें तो आगरा में आपका सुर सरोवर ये कहाँ है? ये आपके आगरा में। प्रतापगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पे आपके भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार, भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार, भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार। ये कहाँ है? आपके प्रतापगढ़ में। पटना पश्चिम बिहार एटा में, बलिया में सुरहा ताल पश्चिम बिहार, आगरा में सुर सरोवर पश्चिम बिहार और प्रतापगढ़ में भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपका ऑप्शन ए दिया आपका ग्रेट हॉर्नबिल, ऑप्शन बी दिया वुड पिजन, ऑप्शन सी दिया इंडियन रूलर, ऑप्शन डी दिया आपका सूटी टर्न। तो अंडमान निकोबार का मतलब राजकीय पक्षी क्या है? तो ये आपका वुड पिजन। ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, कहाँ पर? अंडमान निकोबार में कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर बोली जाती है आपका एक मतलब तमिल, क्योंकि तमिलनाडु के पास है तो यहाँ पर उसके हिसाब से तमिल और पश्चिम बंगाल भी ऊपर से मतलब पास होता है। तमिल और बंगाली बोली जाती है। कौन सी? तमिल और बंगाली। कौन सी? तमिल और बंगाली। कहाँ बोली जाती है? बंगाली या बांग्ला? तो भाषा कौन सी बोली जाती है? तमिल या बांग्ला। और अगर हम पूछे यहीं पर लक्षद्वीप, किसकी? लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में, ये केरल के पास पड़ता है तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। यहाँ पर भी मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम। और एक माहे या माही, ये भी भाषा कहाँ बोली जाती है? ये लक्षद्वीप में बोली जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा शुरू हुई है? हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा शुरू हुई है। ठीक, किस देश के बीच? ऑप्शन ए दिया आपका म्यांमार, ऑप्शन बी दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन सी दिया है नेपाल, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अगर सब पूछे किसके बीच कौन सी मतलब रेल लिंक सेवा शुरू हुई है, तो ये हुई आपके हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा किसके बीच है? ये आपके बांग्लादेश के बीच शुरू हुई है। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका अलीगढ़, ऑप्शन बी दिया है मेरठ, ऑप्शन सी दिया है हापुड़ और ऑप्शन डी दिया है बुलंदशहर। क्या? बुलंदशहर। तो पूछा शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? अगर पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? क्या उत्तर प्रदेश का सबसे
उत्तर प्रदेश का पूछे सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो ये आपका कुंभ मेला। कौन सा? कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला, ठीक। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो ये आपका नौचंदी मेला। नौचंदी मेला, ये नौचंदी मेला कहाँ लगता है, तो आपके मेरठ में लगता है। कहाँ पर? मेरठ में। मेरठ में कौन सा मेला लगता है? नौचंदी मेला, जो कि यूपी के दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ठीक। और पूछा शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस, मतलब उत्तर प्रदेश के मतलब कहाँ पर किया जाता है, यानी किस जिले में किया जाता है प्रतिवर्ष, तो ये होता है कहाँ पर? ये होता है आपका हापुड़ में। कहाँ पर? हापुड़ में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेशनल, कौन सा? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया है आपका करनाल, ऑप्शन बी दिया है हिसार, ऑप्शन सी दिया है इज्जतनगर और ऑप्शन डी दिया है दिल्ली। ऑप्शन डी क्या दिया है? दिल्ली। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये आपके करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? करनाल कहाँ है? आपके हरियाणा में है। कहाँ पर? हरियाणा में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये आपका करनाल हरियाणा में। अगर से हिसार की बात करें, इसकी हिसार की बात करें, हिसार में क्या है आपका? मवेशी प्रजनन संस्थान है। कहाँ पर? हिसार में है आपका मवेशी प्रजनन। पूछे मवेशी प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो ये आपके हिसार में। मवेशी प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? ये आपके हिसार में है। और इज्जतनगर की बात करें, इज्जतनगर कहाँ है? ये आपके यूपी में है। यूपी में है। और पूछे इज्जतनगर में क्या है, तो यहाँ पर है आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। पूछे कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका इज्जतनगर में। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली में क्या है? यहाँ पर आपका भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ है? ये आपके दिल्ली में है। अगर पूछे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आपके इज्जतनगर में। मवेशी प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये आपके हिसार। हिसार कहाँ है आपका? हिसार है आपके हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। हिसार हरियाणा और करनाल भी हरियाणा में। यहाँ पर क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्या लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए दिया आपका स्टैनली वाल्डविन, ऑप्शन बी दिया है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी दिया है एम चैम्बरलेन, ऑप्शन डी दिया रैमजे मैकडोनाल्ड। ये है आपका वाल्डविन, ठीक। तो लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन, क्या कौन सा सम्मेलन? गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अगर पूछे कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो कितने हुए थे? आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन, ठीक। कब कब हुए थे? तो पहला हुआ था आपका 1930 में, पहला गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1930 में। दूसरे की बात करें तो दूसरा हुआ था आपका 1931 में। और तीसरे की बात करें, तीसरा कब हुआ था? तीसरा हुआ था आपका 1932 में, ठीक। तो अगर से पूछ लिया मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन मतलब भाग लिए थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो यहाँ पर लिए थे आपके मतलब व्यक्ति आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एक थे आपके तेज प्रताप सप्रू। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब पूछे कांग्रेस मतलब किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे?
कांग्रेस जो है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी, जो कि कांग्रेस की तरफ से कौन थे, तो थे आपके महात्मा गांधी जी। ठीक, पूछा है लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो थे आपके रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। किसके विरुद्ध पूछा है, शोषण के विरुद्ध। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए दिया अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी दिया अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 19। अगर से अनुच्छेद 21 की बात करें, किसकी, अनुच्छेद 21 की बात करें, तो इससे क्या पता चलता है, इसमें दिया है कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। किसमें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। किसमें, अनुच्छेद 21 में। अगर से अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें क्या दिया, यहाँ इसमें दिया विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार किसमें बताया गया, अनुच्छेद 14 में। मतलब सबके लिए एक समान कानून। ठीक, और अनुच्छेद 23 की बात करें, अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया दुर्व्यापार और बलात्श्रम दुर्व्यापार और बलात्श्रम के बारे में किसमें बताया, अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें क्या बताया गया, इसमें वाक की अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता, वाक की अभिव्यक्ति, ये किसमें बताया गया आपके अनुच्छेद 19 में। पूछा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो किसमें बताया गया, अभी आपका अनुच्छेद 23 है। कौन सा, अनुच्छेद 23 में बताया गया शोषण के विरुद्ध के अधिकार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था, मतलब काकोरी ट्रेन डकैती के समय उसमें सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था। इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था। ऑप्शन ए दिया आपका उधम सिंह, ऑप्शन बी दिया अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन सी दिया भगत सिंह, ऑप्शन डी दिया आपका सुखदेव। ऑप्शन डी क्या दिया, सुखदेव। तो अगर से काकोरी ट्रेन डकैती इसकी बात करें तो इसका नाम अभी हाल ही में यूपी सरकार ने चेंज करके क्या कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक, अब पूछा है काकोरी ट्रेन एक्शन, अगर से इसकी बात करें कब हुआ था, ये तो हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुई थी। ठीक, अब पूछे इस ट्रेन का नाम क्या था, इस ट्रेन का नाम था आपका 8 डाउन ट्रेन। क्या, 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन, इस ट्रेन का क्या नाम था, 8 डाउन ट्रेन। अब पूछे ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी, जा रही थी आपकी सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। कहाँ, सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। ठीक, पूछ रहा है कि इनमें से कौन काकोरी ट्रेन का एक संचालन करता था, तो कौन थे इसमें, अशफाक उल्ला खां। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अब पूछे अगर से इस सेक्शन के दौरान मतलब कितने लोगों को मतलब फांसी हुई थी, टोटल 4 लोगों को फांसी हुई थी। और कौन कौन से थे, और कौन कौन थे मतलब जिनको फांसी हुई थी, तो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, और थे आपके राजेंद्र लाहिड़ी थे, और एक थे आपके अशफाक उल्ला खान, और थे आपके ठाकुर रोशन सिंह। कौन थे, ठाकुर रोशन सिंह। ये मतलब 4 जन थे जिन्हें फांसी हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। ऑप्शन ने दिया आपका जॉर्ज विटेट, ऑप्शन बी दिया आपका लॉरी बेकर, ऑप्शन सी दिया आपका एडविन लुटियंस, ऑप्शन डी दिया आपका अल्बर्ट सीपियर। क्या अल्बर्ट सीपियर। अगर पूछे गेटवे ऑफ इंडिया के मतलब डिजाइन किसने किए थे, वो किए थे आपके जॉर्ज विटेट। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अब पूछे किस लिए हुआ था, तो हुआ था यहाँ पर मतलब आने वाले थे कौन भारत में, जॉर्ज पंचम और कौन थी, इनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ कौन थी, मैरी। इनके मतलब स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को मतलब बनाया गया था। ठीक, और गेटवे ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके गेटवे ऑफ इंडिया को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। ठीक, और ये मतलब ये कब आए थे, आए थे आपके 1911 में, 1911 में मतलब तीसरे दिल्ली दरबार में, तीसरे दिल्ली दरबार में। ठीक, कब 1911 में। और 1911 में ही मतलब दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी, मतलब दो महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी। कौन कौन सी थी, एक तो थी आपकी मतलब दिल्ली कोलकाता से दिल्ली राजधानी लाने की मतलब घोषणा की गई थी। और एक क्या हुई थी, एक थी आपकी बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। क्या बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और एक हुई थी आपकी 1911 में कहा गया था कि जो आपकी राजधानी है भारत की, वो कलकत्ता से दिल्ली लाया जाएगी। कहा गया था 11 में, यानी घोषणा की गई थी 11 में, लेकिन दिल्ली राजधानी बनी कब थी, तो ये बनी थी आपकी 1912 में। कब, 1912 में आपकी राजधानी बनी थी। अगर सब नई दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली राजधानी कब बनी, नई दिल्ली राजधानी कब बनी, तो नई दिल्ली राजधानी बनी थी आपकी 1931 में। कब, 1931 में नई दिल्ली राजधानी बनी थी। और नई दिल्ली अगर पूछे नई दिल्ली बसाई कब गई थी, नई दिल्ली बसी कब थी, इसे बसाया गया था 1927 में। 1927 में नई दिल्ली की मतलब बसाया जाता है और 1931 में इसे राजधानी बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका नागालैंड, ऑप्शन बी दिया है मेघालय, ऑप्शन सी दिया है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिया है असम। तो देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपके असम में स्थित। कहाँ पर, असम में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अगर से अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर कौन कौन से हैं मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो यहाँ पर है आपका एक नाम दफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, आपके अरुणाचल प्रदेश में। एक है आपका मौलिंग, कौन सा, मौलिंग, ये भी कहाँ है, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अगर से असम की बात करें, असम में कौन सा है, असम में आपका काजीरंगा कहाँ पर, असम में है, काजीरंगा है। एक है आपका नामेरी, काजीरंगा, नामेरी और मानस, काजीरंगा, नामेरी, मानस और ओरंग, एक है आपका ओरंग। ये सब कहाँ है, ये सब है आपके असम में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी, उस लेंस की क्षमता कितनी होगी। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, ये होता है P=1/F, P=1/F। अगर F की बात करें, F क्या है, यह आपकी फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी। F क्या है, इसमें फोकस दूरी, जो कि मीटर में होता है, किसमें, मीटर में होता है। पूछा है यदि लेंस की फोकस दूरी, यानी F बराबर दिया आपका 25 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका 2.25 सेंटीमीटर। ठीक, इस पर हम अगर से निकाले इसकी मतलब क्षमता, तो 1 बाई हो जाएगा 0.25। तो अगर से इसे हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा, और 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। क्या आ जाएगा, 4 डी मतलब डायोप्टर, यानी मतलब लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है, मापी जाती है आपकी डायोप्टर से, यानी 4D। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी हमारा दिया है आपका 4D। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन ए दिया आपका पोटेशियम, ऑप्शन बी दिया एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी दिया सिल्वर,
और ऑप्शन डी दिया है आयरन। क्या ऑप्शन डी क्या दिया है? आयरन। ठीक, जैसे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो कौन सी है? ये आपकी पोटेशियम है। कौन सी है? पोटेशियम। चलिए अगर हम कुछ तत्वों को देख लेते हैं जो कि जिनकी मतलब क्रियाशील के घटते क्रम में है। तो पहले सबसे सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये आपकी पोटेशियम। कौन सी? पोटेशियम। उसके बाद कौन से है? उसके बाद आती है आपका सोडियम। पहले पे कौन है? पोटेशियम। फिर है आपका ये घटते क्रम में, किस क्रम में है? घटते क्रम में, घटते क्रम में पोटेशियम है। फिर आपका सोडियम है। इसके बाद है आपका कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। फिर आता है आपका मैग्नीशियम। क्या आता है आपका? मैग्नीशियम। फिर है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद आता है आपका जिंक यानी जेडियन। फिर है आपका आयरन। क्या? आयरन यानी Fe, आयरन। ठीक, आयरन के बाद कौन सा है? सिल्वर है यानी Ag। ठीक, कौन कौन से हैं मतलब घटते हुए क्रम में क्रियाशील धातु कौन कौन से हैं? तो आपका पहले पे आपका पोटेशियम, फिर आपका सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन और सिल्वर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। ऑप्शन ए दिया आपका रेहाना तैयब जी, ऑप्शन बी दिया आपका बेगम हजरत मौल, ऑप्शन सी दिया असगरी बेगम, ऑप्शन डी दिया है रजिया खातून। रजिया खातून। तो पूछ रहा है कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम। तो क्या नाम है? ये आपके रेहाना तैयब जी। रेहाना तैयब जी, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अब पूछे वंदे मातरम पहली बार कब गया था? तो गाया गया था आपका 28 दिसंबर 1896 में। 28 दिसंबर 1896 में। कब? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कौन गाए थे? गाए थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। किस अधिवेशन में गाया गया था? गाया गया था आपका कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में। ठीक, कब? 1896, 28 दिसंबर 1896। 28 दिसंबर 1896 में गाया गया था। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब पूछा है पहली मुस्लिम महिला का नाम। तो कौन है? ये रेहाना तैयब जी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए दिया आपका कृष्णा, ऑप्शन बी दिया है गोदावरी, ऑप्शन सी दिया है कावेरी और ऑप्शन डी दिया है नर्मदा। तो अगर जब हम अरब सागर की बात करें, इसकी अरब सागर की, ठीक है, ये आपका भारत हो गया। यह इधर है आपका अरब सागर। कौन सा? अरब सागर। इधर है आपका बंगाल यानी BOB, बंगाल की खाड़ी, बेस्ट ऑफ बंगाल। ये आपका बंगाल खाड़ी इधर है, यह है आपका अरब सागर। पूछा है कौन सी नदी अरब सागर की ओर गिरती है, मतलब इस साइड में कौन सी नदी गिरती है। इसमें दिया कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो गिरती है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि UN का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया है? UN का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपका दक्षिण सूडान, ऑप्शन बी दिया है फ्रांस, ऑप्शन सी दिया है ब्राज़ील और ऑप्शन डी दिया है कोलंबिया। ऑप्शन डी क्या दिया है? कोलंबिया। ठीक, अगर से UN की स्थापना की बात करें, UN की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। UN की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसके प्रमुख 6 सदस्य है, उसमें सबसे प्रमुख सदस्य कौन सा है? जिसे कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन। कौन सा है वो? वो है आपका सुरक्षा परिषद, दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? ये आपका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है।
सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो पूछा 193वां देश मतलब किससे चयनित किया गया था, चुना गया था, ये था आपका दक्षिण सूडान। ये दक्षिण सूडान मतलब 193वां सदस्य है, जो कि कब जुड़ा था, ये जुड़ा था आपका 2011 में। 2011 में यूएन से ये जुड़ा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन का अपरूप कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑप्शन है दिया आपका हीरा, ऑप्शन भी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया है ग्रेफाइट और ऑप्शन डी दिया है फ्लोरीन। तो पूछा है कौन सा इसमें से कार्बन का अपरूप नहीं है, तो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो अब मिलते हैं आपसे कल के प्रैक्टिस सेट में। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।